तो हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के लास्ट थर्ड मेथड के बारे में, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब तक हम इसके दोनों मेथड्स ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। वैल्यू एडेड मेथड या फिर इनकम मेथड, दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इससे पहले वाले सभी चैप्टर्स और ये दोनों टॉपिक्स अगर आपने मिस किए हैं तो इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से हम अपनी इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो एक्सपेंडिचर की हेल्प से इनकम कैलकुलेट करना थोड़ा फिजिबल नहीं लगता, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक्सपेंडिचर की हेल्प से आप एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले जो अभी अभी हमने क्वेश्चन पुट किया कि एक्सपेंडिचर की हेल्प से इनकम कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, देखो बहुत ही सिंपल है। किसी के द्वारा किया गया खर्चा, किसी ना किसी की तो इनकम बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं मार्केट से ये एक पेन परचेज करके लेके आया, 50 रुपीज का पेन। ये मेरे लिए खर्चा है, लेकिन ये 50 रुपीज मैं जिस पर्सन को दूंगा, ये उस पर्सन की तो इनकम है ना। यानी अगर एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करनी है तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए या तो हम हमारे फर्स्ट फेज को यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन फेज। उसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर की गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं। या फिर हम इनकम कैलकुलेट करने के लिए दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, इनकम मेथड, जिसमें हम काउंट करते हैं वो सभी फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन करने में हेल्प की। और तीसरा तीसरा मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो इनकम हमें रिसीव हुई, जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली, वो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए अपनी कंजम्पशन करती है। तो उसी कंजम्पशन को अगर हम काउंट कर लें, उस खर्चे को अगर हम काउंट कर लें, तो एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। यानी एक्सपेंडिचर्स काउंट करो और इनकम का पता लगा लो। तो दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड इज वन ऑफ द मेथड यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, ये भी उसमें से एक मेथड है। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड एट मार्केट प्राइस। अब इसमें होता क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, उसके मार्केट प्राइस को हम काउंट करते हैं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने का अवेलेबल है। तो बस उन सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट कर लिया जाता है जो मार्केट में फाइनली कंजम्पशन पर्पस के लिए रेडी हैं, और कौन सा प्राइस, मार्केट प्राइस। हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, और एक्सपेंडिचर ही इनकम बन जाते हैं। Consumption of final goods and services as a final consumption or final investment would act as a base for calculating national income। यानी इसमें हम या तो फाइनल कंजम्पशन देखते हैं या फिर कह लो फाइनल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जैसे हमें इनकम मेथड के कंपोनेंट्स देखे थे, कौन कौन से थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट था यस मिक्स्ड इनकम। तो ऐसे ही इसमें भी हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है। उन कंपोनेंट्स को हम कंपोनेंट्स बोले, एलिमेंट्स बोले, या फिर खुद ब खुद फॉर्मूला बोल दें, बात तो एक ही है। तो ये फॉर्मूला भी है, कंपोनेंट भी है, पार्ट भी है और एलिमेंट्स भी। तो क्या लिखा है, फर्स्ट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी मार्केट में किए गए जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है ना, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा खर्चे किए जाते हैं वो, प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, जो पब्लिक सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं खर्चे वो।
लेकिन कौन से? सिर्फ कंजम्पशन वाले, इन्वेस्टमेंट वाले नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से हेडिंग है हमारे पास। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर किए गए हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस बाय द प्राइवेट सेक्टर और बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो खर्चा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया जाता है वो भी एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। अब ये खर्चे दो तरह के होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर की जाती है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट जो करंट एसेट्स के ऊपर की जाती है, जिन चीजों में हम डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, गुड्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, इन्वेंट्री। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फर्दर क्या इंक्लूड करती है? वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की जाती है, वो इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा की जाती है, और वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इन सब की अगर हम एक एग्जांपल लें, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स या फिर अदर थिंग्स के ऊपर, मशीनरी, फर्नीचर। हाउस होल्ड सेक्टर इन्वेस्ट करता है अपनी हाउसिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, फर्नीचर, है ना, जो बहुत बड़ी वैल्यूज की इन्वेस्टमेंट हो। और गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कम्युनिकेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, रोड, एयरवेज, एक्सेट्रा। ठीक है। तो दूसरी हमारे पास आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो वो इन्वेस्टमेंट होती है जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर की जाती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपने स्टॉक के ऊपर करते हो, गुड्स के ऊपर करते हो, इन्वेंट्री के ऊपर करते हो, जिन चीजों में आप डील करने वाले हो, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस यहाँ पर लिया जाता है। चलिए, दो कंपोनेंट्स हो गए। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट करना मतलब वो सामान जो हम इंडियन लोग दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो तो इनकम है। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो तो खर्चा होता है ना। तो दैट इज वाई हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, यानी हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट हमारा कम है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा होंगे इंपोर्ट के कंपैरिजन में, तब पॉजिटिव आउटकम आएगा। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है? हमारे एक्सपोर्ट्स कम एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तब नेगेटिव रिटर्न्स आएगा, यानी माइनस में, हमारे खर्चे ज्यादा, इनकम कम है। और तीसरा जो कि बहुत रेयर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर इक्वल हो जाए, तो इसमें तो कोई इफेक्ट आएगा ही। So net export is also a type of expenditure which is done on import and export of goods. That is why हम इसमें डिफरेंस लेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको सीखना है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको एक हेल्प हो जाए। कंपोनेंट्स देख लिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या एग्रीगेट मिलता है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जो एग्रीगेट मिलता है वो है जीडीपी एट एमपी। यस, वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एट एमपी ही मिलता है, इनकम मेथड से हमें एनडीपी एट एफसी कंपोनेंट मिलता है। चलिए, अब इसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहला एक्सपेंडिचर होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला कंपोनेंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट हमारे पास आता है नेट
एक्सपोर्ट्स। तो ये मेन कंपोनेंट्स है जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, हमने देख लिए। अब अगर हम बात करें फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर तो देखो क्वेश्चन में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया होगा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर ये ना गिवन हो, तो इसके सब कंपोनेंट्स का नेम आपको पता होना चाहिए। तो इसके सब कंपोनेंट्स में पहला आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरा आता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर हम इसको पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अगर तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो इन दोनों को प्लस करके फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके मेन कंपोनेंट्स तो आपने देख ही लिए, फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें आपको ना पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन दोनों सिचुएशंस को आपको समझना होगा। ग्रॉस की जगह अगर एग्जाम में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया तो आपको रूल पता होना चाहिए। ग्रॉस मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन हटा दी गई है, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा ग्रॉस। नेट प्लस ग्रॉस, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको क्या गिवन। सेकंड क्या आ सकता है, ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकती है। मान लो आपको एग्जाम में आ गया ग्रॉस, इस बार ग्रॉस आया लेकिन डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया, ग्रॉस नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन। तो डोमेस्टिक चाहिए ना, नेशनल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करना होगा। तीसरी सिचुएशन जो आपको एग्जाम में आ सकती है, हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए ग्रॉस, ग्रॉस आए, नेट आएगा तो पता नहीं डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, ग्रॉस आए, ग्रॉस डोमेस्टिक भी आए, ग्रॉस डोमेस्टिक, बट यहां पर आ जाए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आपको पता होगा, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आपको आया ग्रॉस करेक्ट, डोमेस्टिक करेक्ट, कैपिटल फॉर्मेशन करेक्ट, बट फिक्स्ड आ गया। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आपको चेंज इन स्टॉक, जिसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो ऐड करना है। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। तो इन कुछ चीजों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, बाकी सब इजी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बेसिक दो ही कंपोनेंट्स हैं, पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें नेट एक्सपोर्ट्स की, तो ये तो सिंपल है, नेट एक्सपोर्ट्स के भी दो ही कंपोनेंट है, और इसमें हम क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट माइनस पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट्स इट। अब क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट्स देख लिए, सब कंपोनेंट्स भी देख लिए, तो अब हम इसका एटलीस्ट आज के इस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो चलिए इसका हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट FC। तो ये हमें फाइंड करना है। लेकिन हमने तो आज एक्सपेंडिचर मेथड किया ना, तो एक्सपेंडिचर मेथड से तो GDP एट MP आता है। तो क्या करें, GDP एट MP कैलकुलेट कर लो, बाद में कन्वर्जन रूल के साथ उसको कन्वर्ट कर देना, सिंपल। तो GDP एट MP फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंपोनेंट हमें चाहिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन, लेकिन उसके कंपोनेंट्स गिवन है।
जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 एंड 700। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। इसमें अब हम प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गिवन है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यस एज इट इज गिवन है, तो 250 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब यहां पर हमें नेट एक्सपोर्ट नहीं, नेट इंपोर्ट गिवन है। नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस करना होता है तो नेट इंपोर्ट को ऑपोजिट माइनस कर देंगे, तो माइनस 30। अब इसको सोल्व कर लो। 1300 प्लस 250 माइनस 30, तो सिंपल है। 1300 प्लस ये 220 हो जाएगा माइनस करके, तो ये आ जाएगा 1520। अब ये जो 1520 आपके पास आया, ये जो आंसर है ये कौन सा आंसर है? अभी जीडीपी एट एमपी। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन रूल अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कन्वर्जन रूल कैसे अप्लाई होगा? कन्वर्जन रूल हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, और हमारे पास है क्या? जीडीपी एट एमपी। तो ये है नेट और ये है ग्रॉस। ग्रॉस में से क्या माइनस करें? डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस वाइडर कॉन्सेप्ट है, नेट स्मॉल कॉन्सेप्ट है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, बड़ी से छोटी वैल्यू पे जाने के लिए माइनस करेंगे। आई होप आपको कन्वर्जन रूल्स आते हैं। नहीं आते तो चेक द डिस्क्रिप्शन, लिंक गिवन है, जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आप सबको रट्टा नहीं मार सकते। नेक्स्ट है डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फ्रॉम अब्रोड होगी तो प्लस, टू अब्रोड होगी तो माइनस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट। मार्केट प्राइस वाइडर कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कोस्ट नैरो कॉन्सेप्ट है। तो क्या करें? माइनस कर देंगे क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल। अब ये हमारे पास तो आ ही चुका है 1520, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है क्या? गिवन है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कोस्ट। ओके, तो 70 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है लेकिन माइनस में, तो माइनस 50 माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 50। तो 1520 में से हम माइनस कर देंगे 170, तो ये सभी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 170 माइनस कर देते हैं। 1520 में से 170 गए 1350, तो 1350 इज द नेशनल इनकम इन लाख और इन करोड़, जिसमें भी पूछा होगा उसमें आपको बता दे। डन, कॉन्सेप्ट इजी था। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे। अब ये एक मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड करो, जो कि एक कंपोनेंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? जीडीपी एट एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका कंपोनेंट है? वैल्यू एडेड मेथड का तो नहीं है, इनकम मेथड का भी ये कंपोनेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड का ही है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का ही फॉर्मूला अप्लाई करना हो। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आपके पास आता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही फॉर्मूला है। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करो। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें प्राइवेट और पब्लिक ऐड करने होते हैं। पब्लिक गिवन है, गवर्नमेंट गिवन है, लेकिन प्राइवेट फाइंड करने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि प्राइवेट नहीं पता, गवर्नमेंट के हैं 200 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है क्या? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो आपको ग्रॉस चाहिए, गिवन नेट है, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। दूसरा, आपको टोटल कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ फिक्स्ड गिवन है, तो यहां पर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। तो बताओ 300 हमें ऐसे गिवन है सिंपल, इसमें डेप्रिसिएशन कितनी है? 70, ऐड कर दो प्लस चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक 30, तो ये 400 आ जाएगा।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400। नेट एक्सपोर्ट्स, क्या नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है कहीं पर? नेट इंपोर्ट्स गिवन है अगेन, तो माइनस कर देंगे, -60। इसको सॉल्व करो, x प्लस 600 -60, तो ये आ जाएगा x प्लस 540। अब हमेशा याद रखना, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू होती है ना, तो वहां पर आपको जरूर कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या हिंट गिवन है? यहाँ पर हमें नेशनल इनकम ही गिवन है। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। तो सिंपल है, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। हमें एनएनपी एट एफसी गिवन है और हमारे पास जीडीपी एट एमपी का एक कंपोनेंट मिसिंग है। कन्वर्जन रूल अप्लाई करो, क्योंकि ये हमें गिवन है ना, तो बस कन्वर्जन रूल अप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी। जीडीपी एट एमपी कितना गिवन है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले कन्वर्जन अप्लाई करो। तो कन्वर्जन रूल में फर्स्ट है, ये ग्रॉस है, ये नेट है, माइनस डेप्रिसिएशन। अगेन अभी हमने रूल किया ना, वही सेम अप्लाई होगा। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एट एमपी हमारा कितना आ गया? दिस इज जीडीपी एट एमपी, x प्लस 540। इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, कितने गिवन है? 70 रुपए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है क्या? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड गिवन है, टू अब्रोड होगा तो माइनस करेंगे, तो -20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि गिवन है 100, 1050। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 540 में से ये सारी वैल्यूज माइनस करनी है। कितनी है ये टोटल वैल्यू? 190, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 540 में से 190 गए, कितना बचा? क्या आ जाएगा? 350, 350 प्लस x, और यहाँ पर हमारे पास है 1050। 350 इक्वल्स टू के उधर जाएगा, माइनस होके x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 700 ना। तो 700 is the answer for private final consumption expenditure, that's it। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में आपको एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बताया। आने वाले सेशन में इसके थोड़े और न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।